हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सतगुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। ये क्लास 11th बायोलॉजी से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में से लिया हुआ टॉपिक है। इस चैप्टर की फुल वीडियो भी आपको सतगुरु पाठशाला के चैनल पर देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगस से। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी। सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा इसके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। फंगस भी जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत वेल डिफाइंड है, और सेल ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो फंगस है उनकी सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स की तरह सेल्यूलोज की नहीं होती है। इनकी फंगस की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलके बनती है। हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो दे प्रेफर वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा अच्छा ठीक ठाक हो, प्लस ह्यूमिड हो, मतलब वाटर का कंटेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, उस तरह का एटमॉस्फेयर ये प्रेफर करते हैं। लाइक रेनी सीजन वन ऑफ दोस। उसके अलावा दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये हर कहीं मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर में, वाटर में, सॉइल में, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, हर जगह देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल देम कॉस्मोपॉलिटन। उसके बाद फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका एकमात्र एक्सेप्शन जो यूनिसेलुलर है वो ईस्ट है। उसके बाद हम इसका अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो फंगस जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और से दे डिराइव देयर फूड, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ये तीन तरह के हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें फंगस में देखने को मिलेंगे। सिम्बायोटिक मीन्स दे लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब सिम्बायोटिक मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये वैसे ही जैसे एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट, इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है, इसलिए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि लाइकन एक ऑर्गेनिज्म है या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें फंगस और एल्गी दोनों एक साथ एसोसिएशन में रहते हैं। फंगस जो है वो एल्गी को वाटर, मिनरल, शेल्टर प्रोवाइड करता है, जबकि एल्गी जो है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है तो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज माइकोराइजा, इम्पॉर्टेंट है ये भी लाइक फंगस। देखिए फंगस जो है वो एक पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, मतलब फंगस हमें वहीं देखने को मिलेगा ज़्यादा जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होगा, वहाँ पे हमें फंगस देखने मिल जाएगा। जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस तरह के एरियाज़ जो हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है वहाँ आपको फंगस इजीली देखने मिल जाएगा। जबकि दिल्ली साइड जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आपको लाइकन्स बहुत ही मुश्किल से कोई देखने को मिलेंगे, नहीं ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं माइकोराइजा। माइको वर्ड का मतलब ही फंगस है, और राइजा का मतलब होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये वो फंगस होते हैं जो प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ रहते हैं, रूट्स के ऊपर भी रहते हैं और रूट्स के अंदर भी रहते हैं। स्पेशली एक पाइनस नाम का ट्री है, उसकी रूट्स में तो ये मिलते ही मिलते हैं, माइकोराइजा नाम की फंगस। ठीक है, तो फंगस का काम वही है प्लांट को मिनरल, वाटर वगैरह प्रोवाइड करना, और जो प्लांट है वो प्लांट की जो रूट्स है वो फंगस को बदले में फूड प्रोवाइड करती हैं। सैप्रोफिटिक फंगस वो होती है जो किसी डेड या डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव करे। सैप्रोफाइट्स में जो ऑर्गेनिज्म है, उस जो फंगस है वो पहले ही फूड का बाहर ही डाइजेशन करती है, उसके बाद जो उसका सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो अब्जॉर्ब करती है। इस तरह का जो न्यूट्रिशन है उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल में राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड, जैसे अभी का जो टाइम है रेनी सीज़न का, उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो भी खाना है या रोटी या ब्रेड वगैरह पे इजीली फंगस लग जाती है, तो वो वाली जो फंगस है उसे हम राइजोपस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द पैरासिटिक। पैरासिटिक जो है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, एंड होस्ट इज़ लिविंग। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स है, जैसे कि पैरासिटिक का एग्जांपल एक अल्ब्यूगो नाम की फंगस है, वो मस्टर्ड सरसों की लीव्स के ऊपर इन्फेक्ट करती है उनको, और उसकी वजह से जो सरसों की जो लीव्स है, मस्टर्ड लीव्स के ऊपर वाइट पैचेस देखने मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ द पक्सीनिया। ये वीट में होता है, गेहूं के पेड़ में ऐसा लगता है उसकी स्टेम के ऊपर, उसकी लीव्स के ऊपर जैसे जंग लग गया है, तो इसको रस्ट फंगस भी बोलते हैं, पक्सीनिया को। नेक्स्ट वन इज़ द स्मट फंगस। ये गेहूं में भी हो सकता है, राइस में भी हो सकता है, और भी कई तरह के पेड़ों में भी, पौधों में भी ये पॉसिबल है। उनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है, जैसे गेहूं है, उसकी जो बालियां होती है उसमें ये फंगस लग जाती है, अस्टिलेगो। ये क्या करती है, एक ब्लैक कलर का जैसे चारकोल जैसा, कोयले जैसा पाउडर बना देती है। ये गेहूं की बाली को टोटली ख़राब कर देती है, उसके वो स्पोर्स बना देती है उसमें। सो पैरासिटिक फंगस इज़ मोस्टली इन्फेक्शियस फंगस। सो अब डिस्कस करते हैं फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम देखते हैं नॉर्मल, अगर ब्रेड के ऊपर अगर फंगस लगी है, उसको हम अगर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ही लंबे थ्रेड जैसे से स्ट्रक्चर्स हैं। उन जो फंगस है उसको फिलामेंट, फंगस की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, थ्रेड जैसी होती है, स्लेंडर, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसी उसकी फंगस की बॉडी होती है। तो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक यूनिट जो है अगर फंगस के स्ट्रक्चर की मैं बोलूँ, उसको हम बोलते हैं हाइफी। फंगस की बॉडी हाइफी से बनी होती है। हाइफी भी अगर हम देखें, जैसे मैंने दो तरह की हाइफी होती है, एक होती है ए सेप्टेट हाइफी, एक होती है सेप्टेट हाइफी। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बहुत लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, ए सेप्टेट हाइफी की बात कर रही हूँ। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। उसके बीच में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे एक कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर अगर बहुत सारे न्यूक्लियस रखे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, फंगस के जो न्यूक्लियस हैं उसके बीच में वॉल्स एब्सेंट होती हैं, क्रॉस वॉल्स एब्सेंट है, सेप्टम एब्सेंट है, ए सेप्टेट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ए सेप्टेट हाइफी। जबकि इसी अगर फिलामेंटस स्ट्रक्चर के बीच में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हो या सेप्टम प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, एक हमें पर्टिकुलर सेल्स देखने मिल रहे हैं इन अ चेन फॉर्म। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है बीच में, इस तरह की हाइफी को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। अब जो फंगस है वो एक पर्टिकुलर एक हाइफी का तो बना नहीं है, बहुत सारे नेटवर्क ऑफ हाइफी, बहुत सारी हाइफीज मिलके माइसीलियम का स्ट्रक्चर, माइसीलियम बनाती है। वी कैन से ब्रांच्ड हाइफी या इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर देखने मिलता है, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ये वैसा ही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एक ब्रेड के ऊपर जो हमने ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखे, उसको जूम इन करके देखा तो देखा कि उसके ऊपर इस तरह से हाइफी है, एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर और वी कैन से नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम बोलते हैं माइसीलियम। अब क्या होता है, देखिए इस माइसीलियम के ऊपर जो एकदम हॉरिजॉन्टली रखी हुई थी, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ ऊपर की तरफ उठते हुए वर्टिकली अपवर्ड कुछ उठती हुई कुछ हमें फ्रूटिंग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। ये होती एक्चुअली माइसीलियम ही है, पर जब ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं तो हम इन्हें फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फिर क्या होता है, इन फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जैसे आप देख रहे हो एक बलून जैसा, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इन फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर स्पोरेंजियम लगते हैं और उन स्पोरेंजियम के अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स आगे जाके जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो ये स्पोर्स जो हैं
आगे जाके एयर करंट के साथ या वाटर करंट के साथ जगह जगह फैल जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन, बिकॉज ये स्पोर्स हवा में भी हैं। तो इसीलिए तो जैसे बारिश का मौसम होता है तो नॉर्मली कोई खाना या रोटी वगैरह या ब्रेड ऐसी रखी हुई है, बट स्टिल थोड़े दिनों बाद वो अपने आप जो है उसके अंदर फंगस लग जाता है। रीज़न बिकॉज फंगस के स्पोर्स एयर में भी प्रेजेंट हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं फिर बाद में जर्मिनेट होते हैं जैसी उनको कंडीशन मिलती है और एक नई फंगल कॉलोनीज डेवलप कर देते हैं। तो इसी तरह से फंगस का जो है ग्रोथ होती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई जो है, जो फंगस जो है वो तरह तरह के रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स शो करता है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपनी जो है कॉलोनीज़ को डेवलप करता है। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फर्दर हम 3 तरह का देखेंगे। इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है नई कॉलोनीज डेवलप करने के लिए, नई फंगस बनाने के लिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्स्ट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्लास 10th में भी बच्चों ने पढ़ा है कि प्लेनेरिया जैसा प्लेनेरिया नाम का जो वर्म है वो अपने आप को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करता है और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। सेम वही स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेशन जो है ईस्ट फंगस में भी देखने मिलता है। ये मोस्टली हमें सिर्फ मल्टी सेल्यूलर फंगस में ही देखने मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो माइसीलियम होता है फंगस का वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो केपेबल है एक नया इंडिविजुअल डेवलप करने में, एक नया फंगस, एक नई कॉलोनी डेवलप करने में। इस तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फिर आता है फिजन और ब्रडिंग। देखिए ये दोनों ही जो हैं वो यूनिसेल्युलर फंगस में देखने मिलेंगे, और यूनिसेल्युलर फंगस से मेरा मतलब है ईस्ट, बिकॉज वही एक्सेप्शन देखा है हमने फंगस में। ईस्ट में आपको फिजन भी देखने मिलेगा और बडिंग भी देखने को मिलेगा। फिजन का मतलब ही ब्रेक करना है, डिवाइड करना है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ईस्ट मदर सेल जो है वो अपने न्यूक्लियस को फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, एंड फाइनली 2 ईस्ट से, एक मदर सेल से 2 ईस्ट डॉटर सेल्स बन जाती हैं। सो दिस इज़ फिजन। उसके बाद आता है बडिंग। बडिंग अगर आपने देखा हो कि पटेटो में भी जैसे रेनी सीजन पे पर्टिकुलरली आइज डेवलप हो जाती हैं, तो वो जैसे बड्स होते हैं। तो अगर आप उस बड को अगर ज़मीन में गाड़ दोगे तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, उसमें वो कैपेबिलिटी है। सिमिलरली जो ईस्ट है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का जो है, मेन जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल न्यूक्लियर पार्ट में डिवाइड होता है, और उससे क्या होता है कि कुछ एक बड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, थोड़े साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के हेल्प से एक बड डेवलप होती है, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, जो क्या होती है लेटर ऑन डिटैच होके एक न्यू बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, एक न्यू इंडिविजुअल बना देती है। उस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। बिफोर वी डिस्कस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे पहले हम एक बार स्पोर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होके न्यू कॉलोनीज डेवलप करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं जो स्पोर्स हैं वो 2 तरह से बनते हैं। एक तो एंडोजीनसली, मतलब अगर स्पोर्स जो हैं फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोरेंजियम में डेवलप हो रहे हैं तो हम उनको एंडोजीनस स्पोर्स बोलते हैं। और दूसरा, अगर स्पोर्स जो हैं डायरेक्टली फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, बाहर एक्सपोज्ड हैं, विदाउट एनी स्पोरेंजियम अगर डेवलप हो रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर्स। डायरेक्ट फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर लग गए हैं, नो स्पोरेंजियम, बाहर एक्सपोज्ड हैं, दीज आर एक्सोजीनस स्पोर्स। सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग है कि यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट से मतलब फंगस में है सिंगल टाइप ऑफ हाइफी, और वी कैन से सिंगल हाइफी, सिंगल माइसीलियम से या एक ही तरह के माइसीलियम से अगर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, अगर उससे रिप्रोडक्शन हो रहा है, या एक उस सिंगल माइसीलियम से एक नया माइसीलियम, न्यू कॉलोनी बन रही है, उस तरह का रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो हमारे जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। प्लॉइडी की अगर हम बात करते हैं तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, जैसे कि
एग्जाम्पल ह्यूमंस की जो बॉडी है, जो उसके ऑटोजोम्स हैं, जो हर एक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो 46 है, जबकि उसके जो गेमीट सेल्स हैं स्पर्म और ओवा, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो बिल्कुल हाफ हो जाते हैं 23। सो जो गेमीट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बाकी जितने भी हमारे ऑटोजोम्स हैं वो सारे डिप्लॉयड होते हैं। ह्यूमंस के केस में तो जो बॉडी है उसके हर एक सेल डिप्लॉयड है, तो अगर माइटोसिस होता है तो माइटोसिस होने के बाद जो नए सेल्स बनते हैं वो भी डिप्लॉयड ही होते हैं। लेकिन यहाँ जो बॉडी है फंगस की वो हैप्लॉइड है, माइसीलियम्स आर हैप्लॉइड। तो जब ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, एक सेल से दो सेल जब बनते हैं इनके, तो उसमें जो प्लॉइडी है, जो पेरेंट की प्लॉइडी है वही उसमें आगे स्पोर्स में प्लॉइडी है, दैट मीन्स हैप्लॉइड ही स्पोर्स बन रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं दो तरह से होते हैं, एक होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, दूसरे होते हैं कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया बोल सकते हैं उन्हें। स्पोरेंजियोस्पोर्स नाम से पता चल रहा है स्पोरेंजियम के अंदर अगर स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरेंजियम के अंदर एंडोजीनस अगर स्पोर्स बन रहे हैं तो उन्हें हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी फर्दर दो तरह के होते हैं, एक ज़ूस्पोर्स, एक एप्लेनोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर फ्लैजेला होता है, वो वाटर बॉडीज़ में इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फ्लैजेला है, सो दे कैन मूव। मोटाइल स्पोर्स हैं। ज़ूस्पोर्स आर एंडोजीनस स्पोर्स और वी कैन से मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। और जिस स्पोरेंजियम में ज़ूस्पोर्स डेवलप होते हैं उस स्पोरेंजियम को हम ज़ूस्पोरेंजियम बोलते हैं। सेम अब बात करते हैं एप्लेनोस्पोर्स की। एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं होता है, सो दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। उनको एयर करंट या वाटर करंट की ज़रूरत पड़ेगी उनके मूवमेंट के लिए। एप्लेनोस्पोर्स भी एंडोजीनसली डेवलप होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं, और जिस स्पोरेंजियम में एप्लेनोस्पोर्स डेवलप होते हैं उस स्पोरेंजियम को हम एप्लेनोस्पोरेंजियम नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोनिडियोस्पोर्स की या कोनिडिया की। कोनिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर एक्सोजीनसली ही कोनिडियाज लगते हैं। ठीक है, इन्हें, और ये भी नॉन मोटाइल ही होते हैं। तो इस तरह के स्पोर्स को कोनिडियाज आर बेसिकली एसेक्सुअल नॉन मोटाइल एक्सोजीनस स्पोर्स। जब इस तरह के स्पोर्स जो हैं, भले ज़ू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स या कोनिडियोस्पोर्स, जब कहीं भी जाके जर्मिनेट करते हैं, फिर जब वो कॉलोनीज़ बनाते हैं वो अपने पेरेंट की एकदम एग्जैक्ट कॉपीज़ कॉलोनीज़ बनाते हैं, क्योंकि जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं आया है फंगस की बॉडी में। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गेमीट सेल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नॉर्मल केसेस में हम बोल सकते हैं लाइक मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट फ्रॉम फादर एंड मदर, बट फंगस के केस में यहाँ पे हम प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन का मतलब है यहाँ पे, प्लस और माइनस से मतलब है कि दो अलग अलग तरह के फंगस हैं विद अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिकली दो अलग अलग फंगस जो हैं वो अपने अपने गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, अगर दोनों जो स्ट्रेन्स हैं, लाइक दो तरह की माइसीलियम है, अगर दोनों माइसीलियम ने जो गेमीट्स प्रोड्यूस किए हैं वो सेम साइज़ के अगर होंगे, सेम शेप साइज़ के हैं, तो उन्हें हम आइसोगेमस बोलते हैं। अगर अलग अलग साइज़ के हैं, अनइक्वल साइज़ है, लाइक एक साइज़ बड़ा है एक छोटा है, तो उस तरह के गेमीट्स को एनाइसोगेमस गेमीट्स बोलते हैं। और oogemus में क्या होता है, जो फीमेल गेमीट है वो हमेशा लार्ज होता है, नॉन मोटाइल एग, और जो मेल गेमीट है वो स्मॉल मोटाइल होता है, स्मॉल गेमीट होता है और मोटाइल होता है। जबकि आइसोगेमस और एनाइसोगेमस में जो गेमीट्स हैं वो हो सकता है मोटाइल भी हो और नॉन मोटाइल भी हो, बस शेप्स का ध्यान रखना है। आइसो में सेम शेप के गेमीट्स होते हैं, एनाइसो में डिफरेंट शेप्स के गेमीट होते हैं। oogemus में एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, प्लस शेप वाइज भी दोनों अलग अलग होते हैं।
फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको इस साइकिल को समझना पड़ेगा, सेक्सुअल साइकिल को समझना पड़ेगा। ये मेजर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। सो यहाँ अगर आप एक बार डायग्राम देखेंगे तो इसमें मैं वही कह रही हूँ, जैसे कि एक को आप प्लस स्ट्रेन माइसीलियम मान लीजिए, एक को आप माइनस स्ट्रेन माइसीलियम मान लीजिए, मतलब 2 डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट फंगस है, माइसीलियम्स हैं, वो अपने अपने गेमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हैप्लॉइड गेमीट्स हैं। ये जो गेमीट्स हैं, क्योंकि सेल्स हैं, नॉर्मल सेल है, तो जब ये फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, जब इनका फ्यूजन होता है तो इन सेल का प्रोटोप्लाज्म का मतलब है सेल का साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, दोनों सेल का साइटोप्लाज्म, दोनों सेल का न्यूक्लियस जो है फ्यूज होके जो स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। और ये जो प्रोसेस हुई है आपकी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। Plasmo means protoplasm and gemi means fusion. First step is plasmogamy, fusion of protoplasm. प्रोटोप्लाज्म के रिजल्ट में हमें डाइकैरियन स्टेज में देखने को मिलता है। डाइकैरियन स्टेज का मतलब है डाई मीन्स 2, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब हमें सिंगल सेल में हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। ये आपको प्लाज्मोगेमी के बाद देखने मिलता है। फिर बाद में धीरे धीरे कैरियोगेमी की तरफ सेल जो है आगे बढ़ता है। कैरियोगेमी का मतलब है अब ये जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, 2 न्यूक्लियस अलग अलग, अब इनका फ्यूजन होगा और ये बनाएंगे एज अ रिजल्ट हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, जब जुड़े तो इन्होंने बनाया डिप्लॉइड जाइगोट, या जिसको फंगस के केस में हम जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। तो जाइगोस्पोर्स डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये बने कैरियोगेमी के थ्रू। नाउ अब ये जो डिप्लॉइड कैरियोगेमी की वजह से ये जो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बना, इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस की वजह से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल हाफ हो जाता है स्पोर्स में। तो इस तरह से जो स्पोर्स डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 2 स्ट्रेन्स थे अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट, उन्होंने हैप्लॉइड गैमीट्स बनाए, फिर उन गैमीट्स ने फ्यूजन करके प्लाज्मोगेमी हुई उनमें सबसे पहले। फिर प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी देखने को मिला। कैरियोगेमी में डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बना। अब इस डिप्लॉइड जाइगोस्पोर का मियोसिस होगा और आगे आपको हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलेंगे। फिर जब इस तरह के स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और एक नई कॉलोनी बनाएंगे तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। So now we will discuss the types of sexual spores in fungus. तो फर्स्ट इज़ द जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जो है वो गेमीट्स के फ्यूजन से बनता है और ये एक डिप्लॉइड स्पोर होता है जो कि एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल से कवर्ड होता है और एंडोजीनसली बनता है, जो हमने अभी पीछे देखा था प्लाज्मोगेमी के बाद जब कैरियोगेमी होती है तो उस टाइम बनता है ये, और ये डिप्लॉइड होता है। उसके बाद आते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज मेंबर्स में देखने को मिलते हैं, ओरिजिन वाइज एंडोजीनस होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और उस स्पोरेंजियम का नाम एस्कस होता है। इसलिए एस्कस के अंदर बनने वाले जो स्पोर्स हैं मियोसिस के थ्रू, उनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। नंबर में 8 होते हैं और समटाइम्स इवन 4 भी देखने को मिलते हैं। दे आर हैप्लॉइड स्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं। ये एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। एक्सोजीनस स्पोर्स का मतलब है फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ही स्पोर्स बन जाएंगे। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम बेसिडियम है। बेसिडियम के ऊपर एक्सोजीनसली बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये भी हैप्लॉइड होते हैं एंड दे आर 4 इन नंबर। ये एक चार्ट है जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फंगस जो है हमने इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो फंगस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, एक वो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो हमें एक्चुअली इसमें 4 ग्रुप्स ऑफ फंगस पढ़ने हैं, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो वो ग्रुप जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको हम इम्परफेक्ट फंगस भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई सी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है।
फिर आते हैं हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर दो पार्ट्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। एक तो वो फंगस जो एसेप्टेट है, मतलब जिनके माइसीलियम या हाइफी के बीच में कोई सेप्टम नहीं है, सिनोसिटिक कंडीशन है वो, और दूसरे हैं जिनके माइसीलियम में सेप्टम प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं सेप्टेट फंगस। तो वो दो तरह के हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फंगस, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को प्रिमिटिव फंगस भी बोलते हैं, सबसे पुराने तरह का फंगस, क्योंकि ये जो फंगस है इसमें किसी भी तरह का सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ये एसेप्टेट फंगस होते हैं, सिनोसिटिक फंगस होते हैं। इसके कुछ कॉमन नेम्स और भी हैं, जैसे जाइगोमाइसिटीज, एल्गल फंगस, ये सब बोलते हैं इसको। हैबिटेट वाइज ये एक्वाटिक, मतलब पानी वाले एरियाज में देखने मिलेंगे। डिकेइंग वुड्स पे आपको मिल जाएंगे। पैरासाइट, प्लांट पे पैरासाइट एज अ पैरासाइट मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन की अगर हम इनकी बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टी सेलुलर फंगस आती हैं। सेकंड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से देखे थे हमने? एक तो जूस्पोर्स, दूसरा एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। तो इसमें एसेक्सुअल एंडोजीनस स्पोर्स, जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि आपकी जो भी माइसीलियम है उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और उसके ऊपर फिर आपके स्पोर्स लगेंगे, फिर वो कहीं भी जाके जर्मिनेट होंगे और एक नया फंगस बनेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन जो है गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो गैमीट्स जो है फ्यूज होके प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी करके डिप्लॉइड जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जो ये जाइगोस्पोर होते हैं वो एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये डिप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स के फ्यूजन के थ्रू बनते हैं। गैमीट्स जो हैं आइसो एनाइसो ओगेमस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो राम ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये सबसे सीधे सबसे पुराने तरह के फंगस हैं, तो हमेशा राम नाम बजते रहते हैं। जैसे ये तो राम से एग्जाम्पल है राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस होता है, मस्टर्ड के ऊपर वाइट वाइट कलर के पैचेस बना देता है। और म्यूकर इसका थर्ड एग्जाम्पल है। तो राम, इस तरह से इसका एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। सेकेंड ग्रुप इज एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंगस भी बोलते हैं। ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर फंगस होती है। इसमें एकमात्र एक्सेप्शन जो है ईस्ट, जो यूनिसेल्यूलर है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था। एकमात्र एक्सेप्शन ईस्ट जो है वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। बाकी जो माइसीलियम है मल्टी सेल्यूलर फंगस का, वो ब्रांच होता है, सेपरेट होता है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था फाइको, वो प्रिमिटिव था, तो उसमें अनब्रांच्ड था वो, सॉरी ब्रांच तो था लेकिन एसेप्टेट था। नेक्स्ट इज आता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस का मतलब है दे ग्रो ऑन लाइक काउ डंग के ऊपर दे ग्रो एंड फीड। उसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज़ की, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वो कहते हैं मल्टी फ्रेगमेंटेशन, और जो यूनिसेल्युलर ईस्ट है वो बडिंग और फिजन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एस्कोमाइसिटीज़ में वो कोनिडिया के थ्रू होता है। हमने देखा था जो कोनिडिया होता है वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं और कोनिडियो 4 के ऊपर डेवलप होते हैं। कोनिडियो 4 के ऊपर कोनिडिया डेवलप होंगे एसेक्सुअली, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि माइसीलियम ही हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फिर वो कहीं भी हवा के साथ या वाटर करंट के साथ कहीं भी इधर उधर उड़कर चले जाते हैं। फिर वो वहीं जाके जर्मिनेट करते हैं और वहाँ एक नया फंगस की कॉलोनी ग्रो कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है एस्कोस्पोर्स के थ्रू।
जो एस्कोस्पोर्स हैं वो एस्कस के अंदर डेवलप होते हैं और एस्कस लगा होता है एस्कोकार्प पे। एक बार ये सेक्सुअल साइकिल आप ज़रूर देखिए, इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले टू डिफरेंट मेटिंग हाइफी जो हैं, डिफरेंट जेनेटिकली हाइफी जो हैं, दे कम टुगेदर एंड दे फ्यूज़। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होने के बाद एक नया हाइफी बनता है जिसमें आपको इजीली डाई कैरियन स्टेज देखने मिलता है। उस डाइकैरियन स्टेज में लेटर ऑन जाके कैरियोगेमी होती है और उस हाइफी के ऊपर आपको एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी जिसको हम एस्कोकार्प बोलेंगे। ये कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होते हैं। एस्कस जो होते हैं एक तरह से आप स्पोरेंजिया भी समझ लो इसका। एस्कस के अंदर जो है डिप्लॉयड अभी जाइगोट प्रेजेंट है। फिर बाद में इस एस्कस को हम देखें तो इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद में इसमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। फिर माइटोसिस होता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस से 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनते हैं। कुछ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इकट्ठे कर करके स्पोर्स बन जाते हैं। तो 8 हैप्लॉइड स्पोर्स हमें देखने मिलते हैं एक एस्कस के अंदर। और ये सारे ऐसे कई सारे एस्कस किस में लगे होते हैं, ऐसे कप शेप जो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है उसके अंदर देखने मिलते हैं। फिर जैसे ही एस्कस जो है ये बर्स्ट होता है तो इसके अंदर से एस्कोस्पोर्स लिबरेट होते हैं, जनरेट होते हैं और फिर एक नई कॉलोनी, एक नया फंगस एस्कोमाइसिटी। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम। पहला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल डिजीज़ में काम आता है ये। ईस्ट जो है वो बेकर्स ईस्ट या उसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, मतलब बेकरीज में भी काम आता है, केक्स वगैरह बनाने में, ब्रेड्स बनाने में। और ब्रूअर मतलब वाइन बनाने में भी, अल्कोहल बनाने में भी ये हेल्प करता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसिस और इसकी काफ़ी सारी जो है स्पीशीज़ भी होती है, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस वन ऑफ द कॉमन वन। उसके बाद एस्परजिलस, क्लेविसैप्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। न्यूरोस्पोरा जो इसका एग्जाम्पल है वो बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क में बहुत काम का है। उसके बाद कुछ एडिबल एस्कोमाइसिटीज़ भी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि मोरेल्स और ट्रफल्स। ये सब वो फंगस है जिसे हम खा सकते हैं। ट्रफल नाम की आपने अगर देखा हो तो चॉकलेट भी आती है, उसका कंसेप्ट इसी ट्रफल फंगस से उठाया हुआ है। नाउ कम्स द थर्ड ग्रुप, बेसिडियोमाइसिटीज़। इसमें हम कॉमनली देखेंगे, इसमें मशरूम्स आते हैं, ब्रैकेट फंगस, पफ बॉल्स आती हैं। इसकी माइसीलियम भी ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होती है, सॉइल में ग्रो करते हैं, वुड लॉग्स के ऊपर ग्रो करते हैं, प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स हमें बहुत कॉमनली देखने मिलते हैं ये। इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें टोटली एब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में नोट करने वाला पॉइंट है ये। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, उतनी ही इंपॉर्टेंट बेसिडियोमाइसिटीज में भी है। तो इसमें जो बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिडियोस्पोर्स के ऊपर, बेसिडियोस्पोर्स से होता है और बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। इसमें कोई सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक बार इसकी सेक्सुअल साइकिल देख लेते हैं। वही 2 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन्स के जो हाइफीज हैं वो व्हेन दे फ्यूज टुगेदर देन दे शो डाइकैरियन स्टेज। एक नया माइसीलियम बनता है डाइकैरियन स्टेज के साथ, बहुत इजीली विजिबल होता है। फिर उस माइसीलियम में वी कैन सी कि कैरियोगेमी होती है। उसी माइसीलियम के ऊपर हमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं ऊपर की तरफ उठती हुई। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ को बेसिडियम बोलते हैं। उस बेसिडियम में जब कैरियोगेमी होती है तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंदर बनता है या वी कैन से जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बनता है। फिर उस बेसिडियम के अंदर मियोसिस होता है। अल्टीमेटली उस मियोसिस से 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं बेसिडियम में। पर ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर्स, ये एक्सोजीनसली डेवलप होते हैं बेसिडियम के ऊपर एंड देन दे फर्दर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगस। ठीक है, तो बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं, बेसिडियम के ऊपर लगते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखें तो पक्सीनिया, ये पैरासिटिक है, ये रस्ट कॉज करता है वीट में भी। और वीट में जैसे कि उसकी लीव्स के ऊपर, उसकी स्टेम के ऊपर ऐसा लगता है जैसे जंग लग गया है।
अस्टिलेगो स्मट फंगस है। किसी भी वीट राइस की जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है, जो उनकी बालियां हैं, जहाँ पे गेहूँ लगे हैं, चावल लगे हैं, वहीं उसके ऊपर लग जाता है और एकदम ब्लैक कलर का पाउडर जैसा स्पोर्स बना लेता है। ये उसको हम बोलते हैं अस्टिलेगो स्मट बोलते हैं उसको। वो अस्टिलेगो फंगस की वजह से होता है। एगैरिकस मशरूम है, ये तो नॉर्मली भी हम खाते हैं। उसके बाद टोड स्टूल नाम का भी एक फंगस है, सॉरी मशरूम है, वो भी इसी में ही आता है। वो बिल्कुल रेड कलर में दिखता है, बट वो खाना नहीं चाहिए, वो पॉइजनस होता है। नाउ कम्स द लास्ट ग्रुप ऑफ फंगस, ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको हम इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें टोटली एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो कोनिडिया के थ्रू। देखिए इसमें जो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, ये इम्परफेक्ट फंगस है। इसमें सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज ही हमें देखने को मिलती है। जैसे ही एसेक्सुअल स्टेज, अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, देन इट इज़ नो लॉन्गर बी ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इट विल एंटर इनटू ईदर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। तब ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ नहीं बोलेंगे। फिर अगर हम देखें ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का स्ट्रक्चर, तो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। बहुत कॉमन बहुत, ये तो इतने ज़्यादा नहीं देखने मिलते, बल्कि डिकम्पोजर्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा कैट। In the end, thank you so much. If you like this video, share this video with your friends. Follow my channel Sadhguru Pathshala for more upcoming videos like this.